अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं जी, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। मेरी आज यूनिवर्सिटी में बात हुई थी रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स। तो मामलात ऐसे हैं कि जी कुछ जो तय पाए हैं, फाइनलाइज हुए हैं कि आपको डेट शीट तो आई थिंक सो मिल गई होगी, जो भी एग्ज़ाम्स पेपर से मतलब पेपर अभी मैं बना दूंगा इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू, और मैं सबमिट कर दूंगा। पेपर होगा, उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली आपने उसी शीट के ऊपर ही उनको आंसर करके वापस सबमिट करना होगा विद इन 48 आवर्स। आपको 48 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और उसी में ही सॉल्व करके आपने वापस सबमिट करना होगा। एंड दैट पेपर विल बी इक्वल टू योर मिड टर्म एग्ज़ाम। ओके, फिर उसके बाद आपके मिड टर्म के जो भी मार्क्स हैं कंक्लूड होंगे। और जो फाइनल पेपर है, ये मिड टर्म का एग्ज़ाम तो आई थिंक आपके 15th ऑफ दिस मंथ आपके स्टार्ट हो रहे हैं टिल आई थिंक 25 और 30 तक हैं शायद में भी। फाइनल एग्ज़ाम्स आपके आई थिंक अगस्त में होने हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स जब शुरू होंगे उसके बारे में आपको उस टाइम गाइड कर दिया जाएगा कि क्या उसका प्रोसीजर होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी कि सर जो पहले हुआ था पेपर वो क्या था, तो ये क्या है। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। और आपका ये जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, इसको आप एग्ज़ाम की बजाय एक असाइनमेंट की तरह भी समझ सकते हैं। इट विल बी जस्ट लाइक वन असाइनमेंट। और इसमें जो टॉपिक्स होंगे, बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, 3 होंगे या 4, 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे। इनको इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके बेसिकली मेजर जो पार्ट आपका इंक्लूड होगा वो उस टाइम तक जो पहले मिड हुआ था उसमें जितना पार्ट इंक्लूडेड था उसी में से ही मेनली होगा, या कोई एक आधा टॉपिक आगे पीछे होगा। तो देख लीजिएगा आप, इजी होगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सिंपल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम रखेंगे इसे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं कोई जिसे कहते हैं कि जिस तरह मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग वाले, वैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे टू बी वेरी ओपन एंड क्लियर। क्योंकि ये एक जस्ट असाइनमेंट की तरह इसको मैं लेकर चलूँगा, तो उम्मीद है आप लोग इजीली आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी। अब बाकी आगे बात फाइनल का भी मैंने आपको बता दी है। बाकी आगे बात लेक्चर्स की। लेक्चर्स हमारे थोड़े से ही रह गए, इतने ज़्यादा नहीं है रिमेनिंग। तो इसमें इमेज इन्हेंसमेंट इंशाल्लाह हमारा आज ख़त्म हो जाएगा होपफुली। उम्मीद करता हूँ मैं आज के लेक्चर में हमें इमेज इन्हेंसमेंट का जो इंट्रोडक्टरी नॉलेज है उसको इंशाल्लाह हम कंक्लूड कर देंगे। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे और इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। और एक और बात ये है कि जो कुछ भी पहले पढ़ा इसमें किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर लें पहले ही। ठीक है जी, मैं हमेशा हाज़िर हूँ इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लियर कर दी जाएगी उसकी कन्फ्यूजन या क्यूरी किसी भी टॉपिक से मुताल्लिक़। ओके जी, क्लियर हो गया। अब वापस हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है इमेज इन्हेंसमेंट का, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसकी डिस्कस कर ली थी। कुछ टेक्निक्स थी वो भी डिस्कस कर ली थी। इमेज इन्हेंसमेंट होती क्या है वो भी देख लिया था, स्पेशल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फिर इसकी टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इमेज इन्हेंसमेंट करते हैं। उन्हीं में से एक टेक्निक है, फर्दर आगे हम चलें तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली लॉग फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। लॉग फंक्शंस भी हमारे यूज़ होते हैं फॉर द सेक ऑफ इमेज इन्हेंसमेंट। लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम किस किस्म की इमेज इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, जब उसकी तरफ मैं आऊँगा, जब हमारे पास नैरो रेंज हो, लो इनपुट ग्रे
लेवल वैल्यूज से वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यूज। हमारे पास कोई भी एक ऐसा इमेज हो जिसमें हमारे पास ग्रे लेवल वैल्यूज़ जो हैं उसकी बड़ी नैरो रेंज हो, कम हो, मींस कम हो ग्रे लेवल। अब उसको अगर हमने मज़ीद इंक्रीज़ करना हो, उसको बढ़ाना हो, तो हम लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। और इसका अगर उलट करना हो वापस इस तरफ, तो एंटी लॉग फंक्शन यूज़ किया जाता है। लॉग्स के बारे में आपको अंदाज़ा होगा, उम्मीद करता हूँ कि होना चाहिए कि लॉग क्या होते हैं। लॉग में हमारे फंक्शंस तब यूज़ बेसिकली होते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूस स्ट्रीम हो, हमारे पास लार्जर डोमेन हो। अगर हम स्मॉलर डोमेन में काम कर रहे हों तो हमारा फिर ये लॉगरिथमिक नहीं चलता। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूस वीडियो चल रही है। अगर उस कंटिन्यूस वीडियो को हम कंटिन्यूस एक सेम इफ़ेक्ट के साथ इन्हेंस करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो हम लॉग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। या ज़्यादा इमेजेस हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, कंटिन्यूस इमेजेस हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं तो हम लॉग फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास लॉन्गर रेंज ना हो तो जो प्रीवियस टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस की थी, उनके थ्रू भी हम इसको अचीव कर सकते हैं और हमारा जो डिज़ायर्ड मकसद है वो पूरा हो सकता है। इसमें हमारे पास वेरिएशन, हमारे पास डोमेन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तभी हमारे लॉग फंक्शंस बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास लार्जर डोमेन ना हो, मज़ीद लार्जर ग्राउंड ना हो इमेजेस में, तो फिर क्या होगा, हमारा एरर जनरेट होगा, इनवैलिड वैल्यूज़ और इनवैलिड आउटपुट्स आएंगे, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि आपका लॉग फंक्शन जो है रैपिड चेंजेस को वेलकम करता है। एक पॉइंट से उठ के उसने एग्जैक्ट फार्दर पॉइंट की तरफ फंक्शन आपको इमीडिएटली लेकर जाता है। पिछली टेक्निक्स में हमने क्या कहा था, देखा था हमने, उसमें हमने अमूमन ये देखा था कि सिंपल एक पॉइंट है तो वो अपनी नेबरिंग वैल्यूज़ को जो भी हैं उनको कंसिडर करते हुए कंबाइंड प्रोसेसिंग करके इमेज को नॉर्मलाइज कर देता है। उसमें इमीडिएट नेबर वैल्यूज़, पिक्सल वैल्यूज़ को वो साथ ही खातिर ख्वाह रखता है और कंबाइंड प्रोसेसिंग से इमेज में चेंजेस और अपडेशंस इनकॉर्पोरेट कर देता है। जबकि लॉग फंक्शन ने अगर एक वैल्यू यहाँ से उठाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम पिक्सल्स की वैल्यूज़ लेते हैं, अगर 24 से उठाई है तो उठा के 240 पर लेकर जाएगा जब फंक्शन अप्लाई होगा। सपोज एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो इसलिए हमें इसमें कंटिन्यूस स्ट्रीम और वाइडर रेंज चाहिए होती है। जब हमने अगर इसमें से कोई भी नैरो रेंज को अगर हमने वाइडर रेंज में कन्वर्ट करना तो लॉग फंक्शन हमारा यूज़ होगा। अगर इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल काम कर रहे होंगे तो एंटी लॉग फंक्शन हम बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लॉग फंक्शन में होता क्या है, हमारा कोई भी इमेज होगा, लेट्स सपोज सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएटेड इमेज, इसको हम कोई भी लॉग फंक्शन बना सकते हैं। अगर आई है ओरिजिनल इमेज इनटू लॉग ऑफ जो है इसका आई प्लस एन, इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं हमारा लॉग फंक्शन। उसको हम बना सकते हैं क्रिएटेड इमेज के लिए कि वो लॉग फंक्शन जो है उसके ऊपर अप्लाई हो, उस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद हम क्रिएटेड इमेज गेट कर सकें। इसी तरीके से एंटी लॉग भी है, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके ऊपर हम आते हैं, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक एक आती है वो पावर्स लॉ ट्रांसफॉर्मेशन आती है।
ये भी एक टेक्निक है जी स्टैंडर्डाइज्ड, जिसके थ्रू हम इमेज इन्हेंसमेंट करते हैं। इसमें हम बेसिकली गैमा करेक्शन कर रहे होते हैं। गैमा करेक्शन क्या होती है? एक ऐसा फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, nth रूट कहते हैं इसे, nth रूट। कोई एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि कंटिन्यूस उसको करेक्शन करता रहता है इनपुट स्ट्रीम को आउटपुट स्ट्रीम में जनरेट करने के लिए। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने क्या देखा था, हम ग्रे वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। इसमें हम कंप्लीट तमाम वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं। हमारे पास जो इनपुट आ रहा होता है, अमूमन आपने देखा होगा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक रेलेवेंट सी एग्जांपल है मॉनिटर्स में, स्क्रीन्स में ऑटो करेक्शन, ऑटो एडजस्ट, वो तमाम गैमा करेक्शन होती है। वो ऑटो करेक्शन या ऑटो एडजस्ट होता क्या है, उसमें एक फंक्शन डिफाइंड होता है। उसको तो नहीं पता कि क्या होता है ऑटो करेक्शन सिस्टम को, वो तो हमने नाम दिया हुआ है उसको ऑटो करेक्शन या ऑटो एडजस्ट का। तो लेकिन उसके अंदर जो हम फंक्शन उसमें फिट करते हैं उसको पावर्स लॉ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस फंक्शन में होता क्या, आपकी जो एबनॉर्मल कर्व्स हैं इमेज के वो फंक्शन उन एबनॉर्मल कर्व्स को आइडेंटिफाई करता है। जितने भी एबनॉर्मल कर्व्स होंगे वो स्टैंडर्डाइज्ड एक वैल्यूज़ उसको बता दी जाती हैं, उसमें फिक्स कर दी जाती हैं। और उसके बाद वो एबनॉर्मल कर्व्स को फाइंड आउट करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद इस गैमा करेक्शन को परफॉर्म करता है। कैसे करता है? उस गैमा करेक्शन में nth रूट उसका कैलकुलेट हो रहा होता है। उसका रूट उसको मज़ीद ऊपर लेकर जाया जाता है। वैल्यू को nth इसलिए यूज़ किया जाता है कि डिपेंड करता है कि इमेज की टाइप क्या है। इमेज की टाइप के ऊपर n की वैल्यू डिफ़ाइन होती है। इमेज की टाइप जैसी होगी उस हिसाब से n की वैल्यू डिफ़ाइन होगी, और उसका रूट लेके उसकी गैमा करेक्शन परफॉर्म करके इमेज को नॉर्मल किया जाता है। और वो अचानक से गड़क करके आपके सामने इमेज सही होके आ जाता है। आप कहते हैं वाह क्या फंक्शन है भाई, हमने ऑटो एडजस्ट किया, उसने बिल्कुल सही कर दिया। तो मेरे भाइयों पीछे काम ये हो रहा होता है, उसके पीछे जो काम हम फंक्शन उसमें फिक्स करते हैं उसको पावर्स लॉ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और वो गैमा करेक्शन के तहत उस इमेज को ऑटो एडजस्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ होती है, इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको कबूल करना पड़ता है जैसा भी रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि उसमें फिक्स होगा। किसी इमेजेस के लिए तो वो बहुत बेहतर होगा, लेकिन किसी के लिए नहीं होता। तो वो जैसा उसको कहा गया है वो वैसा करके आपको सामने प्रोवाइड कर देगा रिज़ल्ट, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, चाहे जो कुछ भी है, आपको फिक्स्ड आउटपुट, फिक्स्ड रिज़ल्ट, एक्सेप्टेंस उसको देनी होती है। ठीक है, बाकी टेक्निक्स में हम और भी तरीक़ेकार हैं वो कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो आपका आता है सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हिस्टोग्राम कहते हैं जनाब वाला। ये भी एक हिस्टोग्राम में ट्रांसफॉर्मेशन है। इमेज एनहेंसमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी कॉमन और पॉपुलर है। इस पर बड़ा काम किया जाता है, इससे बड़े एफिशिएंट रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ये। इसमें क्या किया जाता है जनाब वाला, आपके इमेज का पूरी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ गेट की जाती हैं। आपका पूरा ग्राफ जनरेट किया जाता है इमेज का, कंप्लीट इमेज का। अगर मैं एक बात करूं इसके बारे में, कहाँ गई वो चीज़, नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इमेज है, आपको मैं बेसिक इसका इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये इमेज है, इसमें इस इमेज में कुछ भी बना हुआ है। लेट्स सपोज कोई
बिल्ली सी बनी हुई है, कोई भी कैट बनी हुई है, वटेवर जो भी है समझ, ठीक है। अब इसका एक फंक्शन है जो कि हम हिस्टोग्राम जब इसका जनरेट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ इसकी आना शुरू होंगी जनाब, जहाँ जहाँ पर ये इमेज है वहाँ पर इसकी वैल्यूज़ रेज्ड होंगी ग्राफ की। ये पिक्सल्स की वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसके दाएं बाएं जो है थोड़ी कम होंगी, कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है जी। ये पूरी हिस्टोग्राम इसकी बनाई जाती है इमेज की, ये ओरिजिनल इमेज की हिस्टोग्राम बनती है। फिर हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, इसी को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फंक्शन के थ्रू कि तमाम वैल्यूज़ को रेज किया जाए। ये अब नॉर्मल्स कर्व्स सारी इसके बराबर हो जाती हैं, राउंड अबाउट, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर नहीं होती लेकिन इस डोमेन में चली जाती हैं पूरे इमेज की। इनको हम इस डोमेन में ले जाते हैं तमाम वैल्यूज़ को, और ले जाने के बाद हमें जो इमेज मिलता है उस इमेज की जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो इन्हेंस्ड रिज़ल्ट्स होते हैं, बेहतर रिज़ल्ट्स होते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, तमाम इसकी इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। इसको हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कहते हैं इस टेक्निक को, कि पूरे इमेज की कंप्लीट हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसको इक्वल कर देना। क्या चीज़ करता है, उसमें अब नॉर्मल बिहेवियर्स को और इनडेफिनेट पीरियड्स को तमाम इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा इमेज मोर स्मूथर हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, रिफाइंड इमेज हो जाता है। इसमें हम कंटिन्यूस बिहेवियर्स को, कंटिन्यूस इमेज इनपुट्स को भी डील कर रहे होते हैं, हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जगह, अक्सर कैमरास, अक्सर ऐसी जगह होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गन्स के ऊपर आपके कैमरास आते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, बाइनोकुलर्स में यूज़ किया जाता है कि ओरिजिनल इमेज जो हमें गेट हो रहा होता है उसको हम हिस्टोग्राम उसकी बना के उसको तमाम विजन को इक्वल कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा स्मूथ विजुअल्स उसके नज़र आ सकें, ज़्यादा बेहतर विजुअल्स हमें नज़र आ सकें। तमाम इमेज को हम नॉर्मलाइज करके एक वैल्यू की तरफ ले आते हैं। अब ये वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कैसे की जाती हैं और इनके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, पूरा टॉपिक है, उसमें हम इस कोर्स में नहीं जाएंगे। इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं कि ये वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर प्रोसेसिंग करके उनको कैसे इक्वलाइज किया जाता है। इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, सारा कुछ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स मैंने इसको इंट्रोडक्टरी लेवल पर ही रखा है ताकि आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो सके कि आपके इमेजेस में काम क्या हो रहे होते हैं दुनिया में। और हिस्टोग्राम में अमूमन मैंने देखा है, हमने एक प्रैक्टिकल करके भी देखा था कि हम मिनरल्स को जो फाइंड आउट करते हैं ज़मीन में, इसका एक प्रैक्टिकल मैंने देखा था जब मैं खुद ये चीज़ें पढ़ रहा था। तो हमने देखा था एडवांस लेवल की चीज़ें, जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपको मज़ीद आइडिया होगा। एक कैमरा के थ्रू एक ज़मीन जहाँ पर हमें डाउट्स होते हैं कि इसके ज़मीन के अंदर मिनरल्स हो सकते हैं, तो उसका एक इमेज हम उसका एक कैमरा से, स्पेशल कैमरा से कैप्चर करते हैं और उस इमेज को इन्हेंस करते हुए, उसमें से नॉइज़ को एलिमिनेट करते हुए, उसकी इक्वलाइजेशन करते हुए हमारा जो प्राइम कंसर्न है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑयल ढूंढ रहे हैं तो हमने ऑयल के ऊपर इसको इक्वल करना है, तो हम उसको ऑयल के इक्वल लेकर जाते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ हैं हमें पता होती हैं कि ऑयल के इमेज की, अगर ऑयल के इमेज इसमें लेकर आया जाए तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी।
हम तमाम इमेज को वैल्यूज़ को वहाँ तक लेकर जाते हैं, तब उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मिनरल हमें ज़मीन में उस इमेज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर हमें मिले तो फिर हम डिगिंग शुरू करते हैं, डिग करते हुए उसको फाइंड आउट करते हैं मिनरल्स को। ये मैंने एक्सपेरिमेंट खुद अपनी आँखों से ऑब्ज़र्व किया हुआ है, देखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स करते हैं इमेजेस के साथ। बाज़ औक़ात हम खुद इमेज को नॉइज़ी कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम खुद इमेज में से नॉइज़ को हटा रहे होते हैं, एलिमिनेट कर रहे होते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू करने के बाद फाइंड आउट कर रहे होते हैं अपनी प्राइमरी कंसर्न की बात को, कि जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जनाब वाला ये है इंट्रोडक्टरी नॉलेज अबाउट इमेज एनहेंसमेंट जो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दी। इसमें मज़ीद आगे आप ग्रो करेंगे फील्ड में तो आपको मज़ीद नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में जाना है, आगे किस में नहीं जाना। ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फील्ड है इमेज की, इसमें मैंने काफ़ी काम किया भी है, और बाकी अपना फ्यूचर आपने ख़ुद डिसाइड करना है। बाकी अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो तो वो टाइमली मुझसे पूछ ले और क्लियर कर ले। हर लेक्चर में मैं ये कहता हूँ। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट क्लास के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सारे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।